बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इमरान स्ट्रीट वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के स्टूडियो में। नाजरीन, हम बात करते हैं बेटरमेंट ऑफ कराची की, और कराची के साथ साथ अपने मुल्क की, कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म हर उस हीरो को दावत देता है जो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कोई आइडिया रखते हैं। तो नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे मेहमान हमीदुल्लाह साहब मौजूद हैं, जिनका पूरा नाम हमीदुल्लाह कचरे वाला है। तो हम अपने मेहमान की तरफ चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कचरे वाला जो नाम है उनके साथ वो क्यों है। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं बेहद मशकूर हूँ आपका रेहान फाउंडेशन की जानिब से, रेहान अल्लाहवाला साहब की जानिब से, कि आपने एक कीमती वक्त में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए वक्त निकाला। तो सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आपका ताल्लुक़ पिंडी से है और नाम के साथ आपका कचरे वाला है, तो ये थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स भी और देखने वाले भी परेशान होंगे कि भाई कचरे वाला है क्यों। थोड़ा सा अपना तारुफ़ करा दीजिए और हम अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, इमरान साहब आपका और रेहान फाउंडेशन का, कि मुझे मौका दिया और मैं यहाँ पे आया। मैं कराची में आया और आप लोगों ने मुझे कैच किया और फैसिलिटेट किया। मैं बहुत मशकूर हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका कि भाई कचरे का क्या वो है, तो मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा बचपना है, नॉर्मली होता ये है, जो छोटे शहर हैं, कराची की तो सूरत हाल मुख्तलिफ है, जो छोटे शहर होते हैं उनके शहरों के करीब जो है ना इर्द गिर्द म्यूनसिपल डंप्स होते हैं। तो इसी तरीके से पिंडी में भी जो राजा बाज़ार का कचरा था उसके करीब जो म्यूनसिपल डंप्स था, जब हम लोग वहाँ पे माइग्रेट होके हमारे बाप दादा आए तो उनको शहर में ऐसी जगह मिली और वहाँ पे म्यूनसिपल डंप्स था और उसमें यानी काफ़ी सारे बच्चे काम करते थे एक ज़माने में, ये 70-80 की दहाई में। तो वो बच्चे उनमें से कचरा चुनते थे और वो जो बच्चे थे उनमें से वो मुख्तलिफ जो है ना, उस ज़माने में कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा था, तो कपड़े निकाल के तो करीबी एक नदी बहती थी, उसको नाला लई बोलते थे, उसमें वो धोते थे और धो के उसके बाद सुखा के उनकी औरतें भी और बच्चे भी, और उसको फिर वो ट्रकों के आते थे वहाँ पे जहाँ पे मिस्त्री लोग होते थे, तो ऑयल जब उनके हाथ पे लग जाता है उसकी सफाई के लिए उस कपड़े को वो यूज़ करते थे। तो मैं उन बच्चों को रोज़ाना देखता था, मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल गोइंग था, तो फिर मैंने उन बच्चों के साथ फिर टाइम गुजारा, वो मैं उन्हीं के पास साथ पला बढ़ा। तो मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो करते करते मेरे पास कोई 1000 से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और हम ये करते थे कि मैं उनके वालिदैन को मोबिलाइज़ करता था कि आप अपने बच्चों को मेरे पास ला के पढ़ाएँ। तो वो कहते थे कि हमारे बच्चे शाम तक 10-10 रुपये ले आते हैं, 100 रुपये कमा लाते हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, तो आप हमारे बच्चों को बेकार कर देंगे। तो मैंने उनको कहता था कि नहीं, मैं शाम को पढ़ाऊँगा। तो रात को फिर मैं उनको पढ़ाता था और उन बच्चों के साथ मैं ख़ुद भी पढ़ा लिखा यानी बड़ा हुआ। तो फिर मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं ये करता था कि उन बच्चों को कहता था कि अपने घर से सूखी रोटियाँ ले आओ। तो वो सूखी रोटियाँ ले आते थे जो हफ्ते में एक दफ़ा लाते थे। तो उस वक़्त वो 1 किलो रोटी औसतन एक बच्चा ले आता था, जो कि 6 रुपये किलो सेल होती थी, और 1000 बच्चा कोई 1 टन रोटी ले आता था, यानी 1000 केजी, तो वो 6000 रुपये की सेल होती थी एक हफ्ते में, और 24,000 रुपये 4 हफ्तों में आते थे। उससे मेरा स्कूल चलता था। तो मेरा कचरे का पूरा प्रोग्राम वहाँ से चला। और वहाँ पे फिर ये हुआ कि इत्तेफाक की बात है कि जो उन दिनों ये हुआ कि 9/11 तकरीबन हो गया था मेरे ख्याल में 2000 की बात है 2000। तो फिर ये हुआ कि अमेरिकन एम्बेसडर वहाँ पे आई और उन्होंने हमारे उन बच्चों को देखा और उनके साथ वो किया, और फिर हमें भी उन्होंने अमेरिका में फिर ले जाके हमारे कुछ और जो इदारे हैं, जो सरबराहान हैं, उनके साथ मिल के हम फिर अमेरिका गए और वहाँ से हमने ट्रेनिंग हासिल की। तो मैंने उन बच्चों के साथ फिर ये किया कि मैं वहाँ फिर ट्रेनिंग लेके आया, फिर उस तरह की आबादियों में मैं काम करता रहा, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में काम करता रहा उस इदारे के साथ। तो वहाँ पे मैंने 8 साल काम किया। 8 साल बाद जब मेरी नौकरी ख़त्म हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रही थी,
वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर एकदम मुझे आइडिया आया कि बचपन में जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था वो कचरे पे से पैसे कमाते थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी कचरे में से पैसे कमाऊँ। तो मैंने एक वहाँ पे एक स्लम था, अर्बन स्लम है, उसको डोग बोलते हैं, विलेज यानी गोट, जैसे सिंध में गोट बोलते हैं। तो मैं उस गोट में गया, उस डोक में गया, तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ हम आपको पैसे देंगे, आप हमारा कचरा उठाएं। मैंने उन कचरे की बात की, तो वो करते करते कुछ 2000 घरों से मैं कचरा उठाता था और 2 लाख रुपए रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता था, यानी मंथली 2 लाख रुपए आते थे। मैंने 19 लोग वहाँ पे वर्कर रख लिए। तो मैंने फिर ये किया कि कचरा इकट्ठा करता था मैं वहाँ पे, और उसके लिए मैंने खाली प्लॉट लिया था किराए पे, और उस प्लॉट में मैं उसको अलग अलग करता था। लेकिन जो बहुत सारा कचरा बच जाता था मैं म्यूनसिपल के डंप पे डाल देता था। तो म्यूनसिपैलिटी वाले हमारे पीछे पड़ गए कि भाई साहब पहले तो कचरा इधर उधर पड़ा होता था, तो नालियों में पड़ा होता था, अब आपने जो है ना कचरा जो है ना वो यहाँ ला के इकट्ठा कर दिया, हमें उठाना पड़ता है, हमारा फ्यूल कॉस्ट बढ़ गया है, हमें 6 गाड़ियाँ दिन में उठानी पड़ती हैं, तो आप इसका कोई हल तलाश करें। तो करते करते ये हुआ कि यूएन के एक और साथी आए और उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसा मॉडल देते हैं जिस मॉडल में आप जो है ना कचरे को ज़ीरो कर सकते हैं। तो हमने कहा वो कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये IRRC मॉडल है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर मॉडल है, और ये साउथ एशिया पूरे में हुआ है, बंगाल में हुआ है, वियतनाम में हुआ है, श्रीलंका में है। उन्होंने सारे मुल्कों में ले जाके मुझे दिखाया, वहाँ ट्रेनिंग दी मुझे। तो हमने फिर यहाँ एक जगह पे किया, इस्लामाबाद में किया। तो उसमें हम जब कचरा आता है तो हम उसको 60% हम कचरे को ग्रीन वेस्ट होता है उसको अलग कर देते हैं, 25% रिसाइकलेबल होता है, 15% रिजेक्ट होता है। तो 60% से हम खाद बनाते हैं, हरियाली नामियाती मादा के नाम से। तो वो जो है ना हमारी पूरी अब नर्सरियों में इस्लामाबाद में सेल हो रही है। कचरे से हम जो है ना आप समझ लें कि खाद बना रहे हैं, वो ब्लैक गोल्ड है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे इस साल हमने 4 फसलें उगाई हैं। एक जगह पे हमने गन्ना लगाया, 12 फुट लंबा गन्ना हुआ है उससे। इसी तरह चावल 6 मन ज़्यादा हुए हैं एकड़ में। इसी तरीके से गंदम बहुत अच्छी हुई है। सिंध में हमने कपास लगाई है। अभी हमने उस तरह के 4 प्लांट और बनाए फिर अपनी मदद आपके तहत, एक सिंध में, 3 इस्लामाबाद में, 1 मर्दान में। ठीक हो गया। तो फिर ये हुआ कि अभी इस महीने हम 3 और बना रहे हैं, एक कसूर में, एक हरिपुर में और एक हज़रों में, और एक मरी में भी इनिशिएट हमने किया हुआ है। तो ये तकरीबन हमारे 8-9 प्लांट हो गए हैं कचरे के। तो अब तकरीबन को 300 लोग हमारे इदारे में काम कर रहे हैं। और उसमें अलावा ये है कि हमारे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ अब हमारे पास आ चुकी हैं, हमने ख़रीद ली हैं, हमारे प्लांट बन चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई कचरे वाला कहे कि जब आपने कहा, मेरा बचपना जो है आपके हाथ में मेरी किताब है, अगर आप दिखा सकें नाजरीन को, तो मैंने किताब का नाम भी कचरे में जन्म रखा है। बिल्कुल। व्यूवर को अगर आप एक नज़र दिखा सकें तो ये एक किताब है मेरी, कचरे में जन्म, और दूसरी किताब है महासल कचरा। तो ये 2 किताबें जो है हमारी हैं, और इसमें सारी यही कहानियाँ हमने लिखी हैं। मेरी वैसे 3 किताबें हैं, एक किताब और भी है जिसका नाम है हमारे तजर्बात। वो जो पहले वाला तजर्बा मैंने बयान किया, वो सारे तजर्बे मैंने उसमें लिखे हैं और इस तरीके से किया। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत इंटरेस्टिंग सी जो है एक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक सवाल लेना चाहूँगा कि जब आप अपनी जॉब से फारिग हुए तो आपको ये आइडिया मिला कि भाई जैसे मैं बचपन में अपने देखता था कचरे से बच्चे जो है वो बिज़नेस कर रहे होते थे, तो क्यों ना मुझे भी ऐसे ही किया जाए। तो जब आपने इस स्ट्रेटजी को अपनाया, आपने ये स्टेप लिया, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान छोटे छोटे स्टार्टअप कर जो है मायूस हो जाते हैं उनमें, अगर वो कामयाब ना हो तो यकीनन चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़े होंगे आपको। वो वाली जर्नी बताइए जब आपने स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि आप बहुत ही तेज़ी से जो है वो जो भी आपके लोकल बॉडीज़ थे वो भी एग्री हो गए और आपको जो है अल्लाह पाक की मदद भी मिलना शुरू हुई, क्योंकि उसमें मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा वक्त जो है हमें देना होता है। तो ये वाली जर्नी बताइए कि स्टार्ट किस तरह से लिए, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहला बड़ा चैलेंज तो ये था कि जब मैं नौकरी से फारग हुआ तो वो एक बड़ा मशहूर शेर है
कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। अब मुझे ये था कि भाई अब मुझे और कोई काम नहीं आता, जो काम था उससे मैं हुआ और उससे मुझे अच्छे भले मेरा घर चल रहा था। तो लेकिन एकदम से जब मैं गया, मैंने पहले 500 घरों में काम स्टार्ट किया। तो जब पहले महीने में पैसे लेने गया तो 22,000 रुपये लोगों ने दे दिए। मैं एकदम से मुझे शौक लगा कि ये तो बड़ा आसान काम है कि भाई आप जो है ना, मैंने 2 बंदे रखे, एक चिंची ली, उस पर एक रेडी पे काम शुरू किया। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये जो है ना एकदम से पैसे आने शुरू हुए। फिर एक बंदा वहाँ आया, उसने कहा जी ये कबाड़ जो है, आप अगर मैं आपकी जगह पे बैठ जाऊँ, मैं उसका किराया भी दूंगा जहाँ आप इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, और मैं कबाड़ आपसे लूँगा और आपको भी कुछ पैसे दूंगा। तो हम उसको कबाड़ देते थे, वो हमें 30,000 रुपये देता था और वो 50,000 रुपये का बेचता था महीने का। तो फिर वो एक फ़ायदा हुआ। उस दौरान एक जो मसला आया था वो ये आया था, हमने एक जगह ख़रीदी थी, एक जगह किराए पे ली थी, उस बंदे ने हमें वहाँ से उठवा दिया। वो हमारे लिए एक मुश्किल मरहला था कि भाई उसमें। फिर एक मरतबा म्यूनसिपैलिटी वाले, जैसे मैंने कहा कि वो डंप साइड पे हम डाल लेते थे, तो हमारे म्यूनसिपैलिटी वाले हमारी रेडियो उठा के ले गए। तो वो भी हमारे लिए एक मुश्किल मरहला था। हमने जाके मिन्नत समाजत करके इलाके के नाज़िमीन को, काउंसलर को ले जाके हमने कहा जनाब हम तो इलाके की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसका कोई हल आप तलाश करें। तो फिर उसमें हमने छोटे छोटे हल तलाश किए कि वहाँ पे हमने खाद बनानी शुरू की, लेकिन वो उस मकदार में नहीं बन रही थी। अलबत्ता हमने वेस्ट को रिड्यूस किया उसमें ना, तो उसमें बड़ी मुश्किलात आई और वो हमारे लिए मुश्किल मरहला था। फिर जब ये साहब आए कि जिन्होंने कहा जी कि हम आपको प्लांट बना के देते हैं, तो ज़मीन नहीं थी। तो ज़मीन के लिए हम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास गए, लोगों के पास गए। आखिर में एक हमारे मोहल्ले में एक बंदा था जिसका जो है ना भाई, वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में था, उसका सेक्रेटरी था। तो वो उसके पास हमें ले गया और उन्होंने हमें जगह दी, लेकिन वो भी जगह नहीं दे रहे थे। वो भी कहते यहाँ स्मेल आएगी, आप गंदगी करेंगे, आप ये मुश्किल करेंगे। फिर हमने एक इदारे को रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि इनको आप बंगाल ले जाएं, ढाका ले जाएं। तो ढाका हम उनको लेके गए, 2 बंदों को, उनकी बॉडी को, और उन्होंने बैठ के प्लांट के अंदर खाना खाया। तो उनको समझ आया कि इस प्लांट में तो स्मेल नहीं है। तो फिर उन्होंने जगह एलोकेट की और वो जगह जो है ना वो हमारे पास आई और हमने ना वहाँ पे काम शुरू किया। तो इस तरह की कई मुश्किलात आती थी। फिर गाड़ियाँ नहीं मिलती थी हमें, फिर गाड़ियों वाले के साथ बैठ के शाम को मैं ख़ुद काम करता था। मतलब इस तरह की मुश्किलात भी आई कि मेरे साथ जो मोस्टली थे वो अक़लियतों के दोस्त थे जो काम कर रहे थे। तो एक दफ़ा हमें लोग पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे। यानी हमें जो होटल पे जाते थे तो चाय भी शापर में मिलती थी हमें। यानी हम उनके साथ सारा दिन घूमते थे, कचरे वाले आगे, कूड़े वाले आगे, ठीक है ना। तो हमें चाय भी शापर में मिलती थी और हमने मतलब उसके लिए हमारे कुछ दोस्त जो हमारे साथी थे जो मेरे जो करीब काम कर रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा दाढ़ियाँ रख ली कि नहीं यार हम मुसलमान हैं, सर पे टोपी रख ली कि नहीं भाई कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी और इसमें कई मसाइल आए कि हमारी रेडियाँ उठा के ले गए, हमें जगह नहीं मिल रही थी, हमें लोग अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन अब हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब हम लोगों को बताते हैं कि हमने ये एक प्लांट 2 करोड़ रुपए का लगता है, अब हम 8-9 प्लांट लगा चुके हैं अब तक। ये पैसे हमने मोबिलाइज़ किए हैं, लोगों के साथ काम किया, हमारे पास मुख्तलिफ़ बैंकों की गाड़ियाँ आ गई हैं, हमने उसकी टेक्निकें निकाली कि अब अपनी गाड़ियाँ हम ख़रीदें और लोनिंग फाइनेंसिंग की सारी चीज़ें की हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें वही था कि तसलसल था। शुरू में हमारी आमदन बहुत कम थी, बल्कि ना होने के बराबर थी, नुकसान था। अब भी मैं बहुत सारे तजर्बे ऐसे कर रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारे मैं तजर्बे ऐसे कर रहा हूँ कि जो मेरी जेब से उसमें काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। और मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। मैंने अर्थ वर्म्स जो है ना अभी परचेज़ किए 15,000 रुपीज़ के 1 kg। तो जब मैं लाया तो मेरे बच्चे ना रोला डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ओ पापा तू कीड़े ले आया जनाब, ये जो है ना 15,000 रुपये तुमने ज़ाया कर दिए, इसके हमारे पूरे महीने का राशन आ सकता था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे पास कोई लाखों रुपए के वर्म्स हैं और मैं काफ़ी उसका और एक दफ़ा फेसबुक पे मेरे रेहान भाई ने मुझे ये फेसबुक वगैरह बना के दिए। फेसबुक पे एक बंदे ने कहा जी कि मुझे वो चाहिए, वर्म्स कंपोस्ट चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास है। तो उसने कोयटा में उसने मंगानी थी।
तो मैंने उसको भेजी, उसने मुझे फ़ौरन 10,000 रुपये भेज दिए। यानी थोड़ी सी उसको मैंने भेजी, वर्म्स मेरी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उनका जो कंपोस्ट था वो सिर्फ 10,000 रुपये का बिका, बल्कि अब एक जगह और मुख्तलिफ जगह से डिमांड आती है 50,000 की, लाख रुपए की। तो हम एक अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं उससे। तो मैं आपको बताऊं कि आपको बाज़ औक़ात घर में भी इस तरह के चैलेंज दरपेश होते हैं कि आप जो है ना पैसे वेस्ट कर रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं। तो शुरू में हमें ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन अगर तसलसल के साथ लगे रहें, आप जद्दोजहद जारी रखें, और उसमें ये है कि छोटी छोटी आप अपना बिज़नेस प्लान बनाएं। आप लोग ना अपनी, मतलब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल लेता हूँ, जो मैंने स्कूल बनाया था उसकी मैंने जो बिज़नेस प्लान बनाया था वो ये बनाया था कि मैंने उसमें असेसमेंट की कि 800 रुपये उस वक़्त मकान का किराया था। मैंने 3 टीचरें रखनी थी, तो 300 रुपये टीचर की तनख्वाह थी। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, अपनी गली के स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो 900 रुपये उसके बन गए, ठीक है। 200-300 रुपये मुझे और बिजली के बिल शिल के लिए चाहिए थे। मुझे 2,000 रुपये का मैंने बिज़नेस प्लान बनाया, बजट बनाया 1990 में, ठीक है। तो उसको मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास 100 बच्चे आ जाएं तो 20 रुपये अगर मैं फ़ी बच्चा लूँ तो 2,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब 20 बच्चों का भी मैंने ये किया कि मैंने फैमिलियाँ मार की कि भाई ये अहमद चाचा के इतने बच्चे हैं, पोते पोतियाँ हैं, सुल्तान चाचा के इतने हैं उसके, तो उनके घरों में मैं गया और उनसे बच्चे उधार मांग के लाया और उनसे 20-20 रुपये भी मांग के लाया। तो मैंने स्कूल इस तरह चलाया अपना ना। फिर मैंने उसमें फिर भी मेरा मसला हल नहीं हुआ, तो मैंने फिर सूखी रोटियां बीच में ऐड कर दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे बिजनेस प्लान, जैसे सूखी रोटी जो है उसका, वो हमने कंप्यूटर सेंटर उस वक्त 1990 में मैंने कंप्यूटर सेंटर उन बच्चों के लिए किया था, और मेरे पढ़े हुए बच्चे इस वक्त शहर के बड़े अच्छे रोज़गार कर रही हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में और उसमें पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त हमने उनके लिए कंप्यूटर सेंटर बनाया था। यानी उस वक्त पाकिस्तान में कंप्यूटर अभी मुतारफ़ भी नहीं हुआ था उस तरीके से, और हमने उस वक्त उनके लिए हमें किसी अमेरिकन एम्बेसी ही ने हमें या किसी और एम्बेसी ने हमें उस वक्त कोई कंप्यूटर डोनेट किए थे, तो उसके लिए हमने फिर उस तरीके से किया। तो जो नए नौजवान हैं उनके लिए ये है कि वो तसलसल के साथ लगे रहें, उसमें रिसर्च करें। और अब तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है कि आपके जिस मसले का हल नहीं है, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, तो आप उससे फ़ौरन देखते हैं और आपको उस आइडिया का समझ आता है। लेकिन मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि भाई वो छोटे से छोटे स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप लें, यानी इनिशियल स्टेप लें। और मेरा हमेशा जो एक और होता है वो ये कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मैं कोई काम आज शुरू करता हूँ, आपने मुझसे बड़े से बड़ा काम करवाना है, मैं उसको देखता हूँ कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे शुरू हो सकता है। बग़ैर इन्वेस्टमेंट के शुरू करता हूँ, छोटे छोटे स्टेप्स लेता हूँ। टाइम टेकिंग होता है वो, यानी जैसे अब मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई, 30-32 साल लग गए मेरी ज़िंदगी के इसमें, लेकिन अब मैं एक कंफर्ट लेवल पे फील कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे पास 300-400 लोग काम कर रहे हैं और नेटवर्क चल रहा है। ये है सारी। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इस जर्नी में यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रही, इदारों की क्या सपोर्ट रही है आपके साथ सर? देखें, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि नॉर्मली चूँकि जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी मिसमैनेज हैं, इसी तरीके से ये इशू भी मिसमैनेज है। और पाकिस्तान में लोग वेस्ट के ऊपर ख़र्च नहीं करना चाहते, चाहे गवर्नमेंट हो गई, अगर ख़र्च करते भी हैं तो उसमें कोई थोड़े बहुत कोई मसले मसाइल रहते हैं, वो हर सतह पे रहते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी की सतह पे भी रहते हैं, पॉलिटिशियन की सतह पे भी रहते हैं, अवाम की सतह पे भी रहते हैं, वो उस तरह के हर तरह के मसाइल होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गवर्नमेंट की जो अपनी डेवलपमेंट है ना, वो ये है कि वो उनके जो SOPs हैं, बाकी है वो सारा फोकस है उनका स्वीपिंग पे या ड्रेन क्लीनिंग के ऊपर। अब गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में एक बहुत बड़ा चंक ऐड हो गया है डिस्पोजेबल चीज़ों का। यानी 80 में शापर नहीं था इस मिकदार में, इसी तरीके से प्लास्टिक नहीं था इस मिकदार में। अब 90 के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में आई हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बाकी चीज़ें आ गई हैं। तो गवर्नमेंट का जो स्टाफ है वो ट्रेन नहीं है, गवर्नमेंट ख़ुद अभी तक इस पे यानी अभी क्लियर नहीं है। अभी कुछ कंपनियां इन्होंने बनाई हैं, जैसे सिंध में एक कंपनी बनी है उसमें, लेकिन वो भी पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कहीं पे भी नहीं है पाकिस्तान में।
तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है गवर्नमेंट के लिए कि जो हम कर रहे हैं, इसकी अभी तक एक्सेप्टेंस उस लेवल पे नहीं है। वैसे इंडिविजुअल लेवल पे जैसे हमारे सैयद मुनीर शाह साहब थे सकरंड में, जब वो चेयरमैन थे, टाउन चेयरमैन थे, तो उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे काम करवाया। 3-4 साल हमने वहाँ पे अपना काम किया। अभी पिछले महीने जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने हमारा एक प्लांट विज़िट किया और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के 10 बनाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर डीसी अटक को कहा, डीसी मरी को कहा। तो अटक वालों के साथ भी हम काम कर रहे हैं, मरी वालों के साथ भी हम काम कर रहे हैं, तो उनके साथ काम शुरू हुआ। इसी तरीके से अफ़गान कमिश्नरेट ने हरिपुर में काम शुरू किया, अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए, अफ़गान विलेज है वहाँ पे, उसके लिए काम शुरू किया। तो और इसी तरीके से हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो मर्दान के अंदर हमने उनके साथ एक प्लांट बनाया है और वो प्लांट बड़ा अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, लेकिन अब जिस सतह पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और जिस चीज़ पे होनी चाहिए, क्योंकि शहरों में कचरा मौजूद है और उसके इर्द गिर्द खेत मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा मोटा शहर मौजूद है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक की आबादी का, ठीक है। उसका जो वेस्ट है वो खेत में मुंतकिल होना चाहिए। हमारा अब कचरा या तो दरियाओं में जा रहा है या अर्थ फिलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो खेत भी आबाद नहीं हो रहे और कारखानों के लिए भी कचरा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में कचरा जो है वो स्मगल होके आता है। पहले तो सोना स्मगल होके आता था, अब जो है ना कचरा स्मगल होके आता है, क्योंकि हमारा अपना कचरा हमने दरियाओं में डाल दिया, उसमें डाल दिया। तो इस पे गवर्नमेंट को बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। हम उनके लिए बिल्कुल खुले हैं, हम उनके साथ मिलकर इस पे काम करना चाहते हैं। हमारे मॉडल वो देख सकते हैं और उनको कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे हम उनके साथ कर भी रहे हैं। जैसे अभी आज हमने एक सेट किया कि हम स्वात में कुछ लोगों के साथ गवर्नमेंट की सतह पे कुछ काम करना शुरू करना चाह रहे हैं। PC1 उनको बना के दे रहे हैं। जो लाला मूसा ट्रेनिंग एकेडमी है पंजाब के अंदर, वो रेगुलर हमारे उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो लोकल गवर्नमेंट के, वो हमारा विज़िट करते हैं, उनको देख रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हमें। अभी हमने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ लाहौर में कोई 9 महीने की एक कंसल्टेंसी की है और उनको कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करके दी हैं जिससे वेस्ट रिड्यूस हो सकता है, और उसका वेंडर नहीं है, वो स्कैवेंजर भी नहीं उठा रहा। तो इस तरह के काम भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं ऑफ एंड ऑन चल रहा है, उस तरह तुंदही से नहीं चल रहा जैसे बाकी प्रोग्राम चल रहे हैं, उस तरह हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा। लेकिन उनके साथ, क्योंकि अभी शायद गवर्नमेंट का ये होता है कि ज़रा उनके प्रोसेस स्लो होते हैं, उनको वो नई चीज़ों में हाथ नहीं डालते हैं, तो वो छोटा छोटा करके देखते हैं। EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इस्लामाबाद की जो DG हैं फरजाना शाह साहिबा, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा लेटर दिया। अभी हमें अवार्ड मुख्तलिफ मिलते हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से अवार्ड्स हमें मिल रहे हैं। तो वो है, लेकिन अभी उस तरह का नहीं है जिस तरह होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है, यानी उस तरह नहीं है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताते चलें कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहर के एरियाज़ में आप लोग जो है आपकी टीम काम कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं वैसे तो हमें जहाँ कहीं भी कोई लोग बुलाते हैं, हमको 2-3 तरीके उसके निकाले हैं। एक तरीका तो वो है कि हमने फुल फ्लैग अपना एक मॉडल बनाया है इस्लामाबाद में। कोई अगर कहता है हम देखने जाते हैं, हम कहते हैं हाँ जी वेलकम, आप देख लें इसको। वो कहता है हम अपने शहर में बनाना चाहते हैं, हम जाके बना लो, ठीक है। हम चूँकि वो डॉक्टर अख्तर हमीद खान ट्रस्ट के अंडर सुपरविज़न काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर अख्तर हमीद खान यहाँ कराची में थे, तो उनको एक दफ़ा शहबाज शरीफ आए जब वज़ीर आला थे, और उनके भाई वज़ीर आज़म थे 97-98 में। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को आके कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि आपने औरंगी में बड़ा अच्छा काम कर लिया, तो आप आएँ और इस काम को पंजाब में 4 ज़िलों में हमारे साथ करें। तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा तारीख़ी जुमला उनको बोला था। उन्होंने कहा शहबाज, हम उस्ताद हैं, ठेकेदार नहीं हैं। हमने अपना इलाका कर लिया है, तुम्हें समझ आती है तो जाके कर लो, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद LPP चला, लोधरा पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने रेप्लिकेट किया, इस तरह की चीज़ें हुई। जहांगीर तरीन साहब ने उसको किया। तो हम ये समझते हैं कि हम भी उस्ताद हैं, ठेकेदार नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि किसी ने अगर हमसे सीखना है तो आके हमसे सीख ले। लेकिन इस वक्त प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो मुख्तलिफ़ शहरों में अब हमारी रसाई भी हो गई है, लोग हमें अब पहचानते भी हैं। इस आपके तवसत से, रेहान भाई के तवसत से अब काफ़ी लोग हमें रब्ता भी करते हैं।
तो हम मेन जो हमारा एरिया है वो तो इस्लामाबाद है, हम इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मर्दान में, फिर सकरन में एक छोटा सा पोर्शन किया। अभी कराची में भी इस सिलसिले में आए हैं। यहाँ पे पोल्ट्री फीड पे हम कुछ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, पोल्ट्री वेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और साथी भी आए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ अभी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे उसको, फिर आपका सब्ज़ी मंडी का हमने सुबह दौरा किया, तो हम देख रहे हैं जैसे मैं ढाका में देख के आया था, वहाँ 100 टन पर डे का, तो यहाँ भी 100 टन पर डे का कंपोस्टिंग बन सकती है और बड़ा अच्छा, और हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गल्फ़ हमारे नज़दीक है, वो बाकी मुल्कों से वहाँ पे कंपोस्ट आ रही है, तो हमारे अगर कराची से जाए तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा और ये बड़ा अच्छा होगा। तो इस तरह एबटाबाद में भी हम कर रहे हैं, मर्दान में भी कर रहे हैं, स्वात में भी कर रहे हैं, मानसेरा में भी कर रहे हैं, हरिपुर में शुरू किया हुआ है, मरी में शुरू किया हुआ है। तो बड़े शहरों में जो जहाँ जहाँ हमें लोग बुलाते हैं तो हम उसके 2-3 मॉडल रखे हैं। एक तो कहते हैं कि भाई आओ सीख लो तो अपने लिए कर लो, दूसरा वो कहते हैं कि नहीं आप हमारे साथ आएँ। अभी मीरपुर में कुछ लड़के आए थे हमारे पास, तो उन्होंने अभी कर लिया, मीरपुर में शुरू कर लिया इस तरीके से ना। तो हम दूसरा उसका तरीका ये है कि आप हमें एंगेज करें या आप आके ख़ुद सीख लें, तो उसको कर लें। एक आसान सा आइडिया है उसका, तो उसको आके सीख लें। हम लोगों को ब्रीफिंग देते हैं, हमारा दरवाज़ा वहाँ खुला रहता है, हम एनी टाइम कोई भी बंदा आता है उसको आके ऑब्ज़र्व करता है और वो अपने लिए बना सकता है। तो हमें भी अगर कहीं कोई बुलाता है तो हम जाने के लिए तैयार होते, कोई मसला नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, कराची का जो है बहुत बड़ा मसला है ये वेस्ट मैनेजमेंट का। बहुत सारी मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो है इस पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आइडिया देंगे, किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है कराची के वेस्ट मैनेजमेंट को? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो वेस्ट में जो असल इशू है ना वो यही है कि इसके अंदर जो है ना इसकी सेग्रीगेशन है, और सेग्रीगेशन जब बल्क में चला जाता है फिर सेग्रीगेट होना मुश्किल हो जाता है। हमारा जो मॉडल है बुनियादी तौर पे वो ये है कि घर से हम प्लांट पे सीधा कचरा लेके आते हैं, और हमारा प्लांट 5 किलोमीटर के एरिया में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो और एक प्लांट जो है वो 3 से 5 हज़ार घरों के लिए होता है, ठीक है ना। तो हम भी ये समझते हैं, कराची वालों के लिए मशवरा ये है कि वार्ड की सतह पे एक एक IRRC बना लें, या वार्ड ज़रा बड़ा है, यानी आपको 15,000 घर होते हैं उसमें, एक वार्ड के अंदर या उसके अंदर 15,000 घर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो ये घर ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो हर उस पर बना ले। और उसमें देखें हमें मुख्तलिफ पोर्शन कर लेने चाहिए। जैसे हम एक जगह वेस्ट को इकट्ठा करते हैं ना तो उसके मसाइल बन जाते हैं। जैसे अगर मंडी 100 टन या 50 जनरेट कर रहा है, उसको अलग हैंडल करना चाहिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में वेस्ट जनरेट हो रही हैं, उनको अलग हैंडल करना चाहिए, यानी उसको, या इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट है उसको अलग से हैंडल करना चाहिए। इसके पार्ट्स बनाने चाहिए और उन पार्ट्स को छोटा छोटा करके इसको टुकड़ों में तकसीम करके करना चाहिए। पहले एक ज़माना था कि सेंट्रलाइज मॉडल होते थे, अब जो मॉडल है वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है, ठीक है ना। आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ये था कि आपने मिसाल के तौर पे, अब जैसे मेरे बचपने में शहर के करीब जगह थी, 5 किलोमीटर पे लोग फेंकते थे। अब इस वक्त जो है हमारा जो शहर का कचरा है वो 30 किलोमीटर दूर जा रहा है, वो जगह फिल हो गई, अब 60 किलोमीटर दूर जाएगा, गुजर खान लेके जाएंगे। इसी तरह यहाँ भी 60-60 किलोमीटर दूर दूर लेके जा रहे हैं, तो आप अपना कचरा दूसरी जगह फेंक रहे हैं। तो रिसोर्स रिकवरी बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रीट लेवल का, आप चूँकि स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रीट पे ये है कि स्ट्रीट लेवल पे इसकी सेग्रीगेशन होनी चाहिए। हमने एक मॉडल मुतारफ़ कराया है कि हर 100 घरों पे 3 बिन लग जाने चाहिए, उन घरों से कचरा उन 3 बिनों तक आए और वहाँ सेग्रीगेट हो जाए, ठीक है। एक बिन जो है उसमें ग्रीन वेस्ट होगा, एक में रिसाइकलेबल होगा और एक में रिजेक्ट वेस्ट। रिजेक्ट वेस्ट को आपको फेंकना होगा, 2 जो हैं वो आपसे कोई ना कोई ले जाएगा, उसको रीयूज़ कर लेगा। हर 100 घरों पे हमारा ये मॉडल है कि हर 100 घरों पे इसकी एक सेग्रीगेशन का मॉडल होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली गवर्नमेंट जब देखती है कि यहाँ 12,000 टन पर डे हो रहा है, हम बात करते हैं कि जी इसको छोटे छोटे करके शुरू करें, तो मेरे ख्याल में इसको एक बड़े लेवल पे ये भी ज़रूरत है कि यहाँ पे ट्रेनिंग के मसाइल हैं और फिर इस तरह के इश्यूज़ हैं कि भाई इसमें, और इसमें फिर कुछ किरदारों को ऐड करना होगा, कुछ इसमें पैसे डालने होंगे कि भाई ये जो है ना, क्योंकि जिस जगह से वेस्ट कलेक्शन नहीं होती वहाँ हर 2 महीने बाद एक बंदा बीमार हो जाता है उन घरों में, और उस पर 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं रिकवरी में, 3 से 7 दिन लगते हैं उसके, उसमें ना 3 से 7 दिन लगते हैं। तो अगर आप वेस्ट मैनेज करेंगे उन गलियों का तो आपको अच्छा
यानी या अगर आप उधर नहीं करेंगे तो आपको हेल्थ पे ज़्यादा पैसे लगाने होंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है ना एक साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, आपका अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूट नहीं होगा, आपकी मेथीन गैस नहीं पैदा होंगी, आपके इस तरह के बेशुमार मसाइल जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे फसलों को बाकियात को आग लगा रहे हैं, उनको रिसाइकिल करना चाहिए, उससे स्मोक पैदा हो रही है, पूरा पंजाब बंद है इस वक्त, ठीक है ना। इंटीरियर सिंध में भी इस तरह के मसाइल होंगे, केले की फसल को आग लगाते हैं, इस तरह की चीज़ों करते हैं उसकी बाकियात को। तो हम ये समझते हैं कि ये हर सतह पे जैसे इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटियों पे छोटा छोटा हो करके हो सकता है, उनको एक अलग हैंडल करेंगे। जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो अपना प्लांट तक आए, रिसाइकिल करें। जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके अंदर 8,000, 10,000, 20,000 लोग आते हैं, वो अपना वेस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसाइकिल करें, बाहर नहीं फेंक के आए, ठीक है ना। यानी इस तरीके से हर इदारे को, हर बंदा, यानी माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट है आपने बस जी उनके हवाले कर दिया। इसी तरह हॉस्पिटल वेस्ट को भी विद इन ए हॉस्पिटल मैनेज करना चाहिए। कुछ इंसिनेटर में जाना चाहिए, कोई म्यूनसिपल वेस्ट है उससे कंपोस्ट बना के आप यूज़ करें हॉस्पिटल के अंदर। आपके पास बड़े बड़े पार्क्स हैं उसमें यूज़ करें। फिर एक और मैं आपको बड़ा अच्छा आइडिया दूं कि कराची में इस वक्त जितने इंडोर प्लांट हैं वो कराची में प्रोड्यूस होते हैं और पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। ये कंपोस्ट बना के इससे इंडोर प्लांट जो है ना यहाँ प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और वो फिर पूरे पाकिस्तान में क्या आप गल्फ़ में भी बेच सकते हैं। तो ये एक आइडिया है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त एंड की तरफ चलते हैं। बस जाने से पहले सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने कहा कि हर जो है कम्युनिटी जो है अपना प्लांट एक तैयार करे। प्लांट पे लागत आपने बताई कि कोई 2 करोड़ रुपए के करीब की होती है। अब अगर मैं छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहूँ इसको, गली के लेवल पर, एक छोटे इलाके के जो है लेवल पर, उसको किस तरीके से हम स्टार्ट करें, किस तरह से उसकी प्लानिंग? देखिए मैंने बता दिया सिंपल कि आप हर 100 घरों पे 3 बिन रख लें, और अगर आपके पास बिन नहीं है तो आप उनकी जगह अल्टरनेट कोई चीज़ कर लें कि कोई ब्लॉक का कोई बना लें, वो बना लें और उसमें अलग करें। और वो 100 घरों से आप कूड़ा इकट्ठा करें, वो एक बंदा लगाएं। वो बंदा जो है 100 घरों से जब आप उनसे कूड़ा इकट्ठा करेंगे तो 200, 300, 500 रुपये गफ़ी घर लें उनसे, ठीक है। तो उस बंदे की तनख्वाह निकल आएगी, ठीक है। जब जो वो अलग भी करेगा और रिसाइकलेबल जो है ना आपकी सेविंग में जाएगी, आप स्ट्रीट में उस पर कोई वेलफेयर के काम करवा लें, ठीक हो गया। अच्छा, घरों वाले आपको अलग भी करके दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर 100 घरों पे आप करें, उसमें सिर्फ जो आपका जो किचन वेस्ट होगा ना वो हाथों हाथ आपसे जानवरों वाले ले जाएंगे। हम आज सुबह सब्जी मंडी गए, वहाँ वो ग्रीन वेस्ट पे लड़ रहे थे। वो अपने बैल के लिए लेके जाते हैं, किसी ने बकरियां रखी हुई हैं, किसी ने गधा रखा हुआ है, किसी ने भैंस रखी हुई है, वो उसके लिए लेके जाते हैं। एक और आइडिया है उसमें कि जो ग्रीन वेस्ट है उससे बहुत अच्छा लार्वा पैदा कर सकते हैं आप। ब्लैक फ्लाई सोल्जर आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ब्लैक फ्लाई सोल्जर। तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है कि जो आप अपनी फ़िश को खिला सकते हैं और वो आप अपने जो है ना मुर्गी को खिला सकते हैं। वो एक बड़ा अच्छा उसका हो सकता है। तो आप ग्रीन वेस्ट से वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं पे इतने सारे कमरे में आप अगर वो बना ले तो आप पूरे एक मोहल्ले का वेस्ट इतने कमरे में कीड़ों को खिला सकते हैं और कीड़े आपको कंपोस्ट भी बना देंगे और कीड़ा खुद भी बिक जाएगा। यानी इतने कमरे में अगर आप मैनेज करें तो आप उसको जो है ना महीने में हज़ारों रुपए, लाखों तो मैं नहीं कहूँगा, शायद वो रेहान भाई का लाख रुपए वाला ख्वाब पूरा ना हो, लेकिन लाख के करीब करीब होगा। एक इतने कमरे में अगर आप वेस्ट मैनेज करें तो आप लाख रुपए के करीब करीब कमा सकते हैं। उससे सिर्फ आपने लार्वा पैदा करना है, बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा रहेगा उसके लिए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सर। गुफ्तगू माशाल्लाह आपकी ऐसी है कि ख़त्म नहीं होगी। टाइम वक्त इसके लिए जो है वो कम पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, मुलाकात भी होती रहेगी, आपसे सीखते भी रहेंगे और दूसरों को भी सिखाते रहेंगे। तो लास्ट में सर देखने वालों को हमारे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो हम लोग एक जो जनरल बात कर रहे हैं वो ये कर रही हैं कि आप वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस करें। जो देखने वाले हैं उसके तरीका ये है, मिसाल के तौर पे मेरे घर का जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होता, महीने बाद कहीं एक बाल्टी निकलती है, क्योंकि मैंने अपनी छत के ऊपर अपने पौधे लगाए हुए हैं। मैं स्टीविया अपने छत पे पैदा कर रहा हूँ। स्टीविया मेरे घर की चीनी फ्री है।
मैं मिंट अपने घर में पैदा कर रहा हूँ, सुपर मिंट है, स्टीविया और मिंट को मिला के आपको कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेहमान को पेश कर सकते हैं। मेरे दिन का लंच जो है मेरे छत से आता है, ठीक है ना, यानी मनोसलवा आ रहा है एक किस्म का ना। मैंने उसमें प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, ठीक है, और पुरानी पेटियों में लगाई हुई हैं, जो टोकरियाँ जो वेस्ट में आती हैं उन्हीं टोकरियों में मैंने लगाई हुई, उसमें मैंने अंदर शापर लगा के उसमें लगाया हुआ, तो मेरा ग्रीन वेस्ट उधर चला जाता है। मेरा जो किचन में बाकी चीज़ें बचती हैं, मैंने को 8-10 चूज़े रखे हुए हैं, तो मैं जो उसका जो रोटी शोटी बच जाती है या बिरयानी बच गई तो मैं उनको डाल लेता हूँ। वो जो वेस्ट मुझे जाते हैं मैं पौधों को डाल देता हूँ, ठीक है ना, वो मेरा उसका रिसाइकल। फिर मैंने थोड़े से कीड़े भी रखे हुए इसी तरीके से, तो मैं घर के अंदर उसको रिसाइकल कर रहा हूँ। तो हम ये कहते हैं कि आप घर के अंदर रिसाइकलिंग का सिलसिला शुरू करें, उसमें वेस्ट वाटर को भी देखें कि आप घर से कम पानी, मिसाल के तौर पे आपने बाज़ार से सब्ज़ी लाई, वो सब्ज़ी आपने जिस पानी में धोई उस पानी से आप फर्श धो सकते हैं या फ्लैश में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो गंदी नहीं हुई, आपने सिर्फ उससे मिट्टी उसके लिए किया ना। तो आप पानी का भी बंदोबस्त इसी तरीके से करें, आप अपने वेस्ट का बंदोबस्त, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आपका एक तो सोसाइटी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, आपकी अपनी फैमिली की इकॉनमी पे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं, इसी तरीके से नॉर्मली यहाँ पे हमारे यहाँ करते हैं कि जो पेंट अगर लंडे से ख़रीद के लाए तो बड़ा भाई पहनता है, फिर छोटा, फिर आखिर में अगर हो गया तो कच्छा बना के पहन लेते हैं, फिर आखिर में पोछा लगाते हैं उसका, ये रिसाइकलिंग जारी है। और उसके बाद फिर उसको टुकड़े करके तकिए में डाल दिया तो फिर वो चलता रहता है, यानी ये रिसाइकलिंग जारी है। लेकिन इस प्रैक्टिस को आम करना चाहिए, मतलब जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी इस प्रैक्टिस को आम करें कि कपड़े को आखिरी दम तक इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें कि उसको बाहर नहीं फेंकें। एक और जो पैम्पर बहुत सारा लोग इस्तेमाल करें, सो 15% पैम्पर हो गया है। अच्छा, कर अब क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं पैम्पर उठाया बाहर गली में फेंक दिया, गली में मक्खी बैठी, वापस आके आपके खाने पीने की चीज़ों में बैठ गई, थोड़ी देर बाद आप पैम्पर खा रहे हैं। वही गन जो आपके बच्चे ने किया आपने बाहर फेंका, वो आप खा रहे हैं। अब उस पैम्पर को आप ठिकाने लगाने के लिए एक तो पैम्पर का यूजेज देखें कि भाई बहुत मजबूरी है तो आप यूजेज करें। अब गरीब आदमी होता है, एक पैम्पर 25 से 30 रुपए का मिलता है, एक बच्चा दिन में 3 गीले करता है, 90 रुपये उस पर लग जाते हैं दिन में। 1800 से 2000 रुपये एक फैमिली लगाती है, खाना नहीं होता लोगों के पास, पैम्पर के लिए पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो उससे फिर एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल मसाइल आ रहे हैं। तो अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो आप बच्चे को पैम्पर ना करवाएं, उससे उससे पाँव शल हो रहे हैं, उसके और मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आप उसके अल्टरनेट पे जाएं। हम बग़ैर पैम्पर के बड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप कपड़ा उसको वॉश करें, उसको यूज़ करें, उसको बाकी चीज़ें करें इस तरीके से ना। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे आप कोशिश करेंगे डिस्पोजल पे ना जाए। आवाम को मतलब मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग कोशिश करें कि घर के अंदर एक हैबिट बनाएं कि आप लोग कम से कम चीज़ें ऐसी यूज़ करें कि जो वन टाइम यूजेज जिसका बने, जो प्लास्टिक है या इस तरह की चीज़ें हैं, आप कम से कम चीज़ें, आप ज़्यादातर मिसाल के तो आप बिरयानी आप शापर में ले आते हैं, वो शापर फिर कहीं नहीं इस्तेमाल होता। आपने 500 साल के लिए ज़मीन को शापर दे दिया जिसमें आप बिरयानी आपने खा ली। बिल्कुल इसी तरीके से आप दही और दूध ले आए हैं, ठीक है ना, तो उसके अल्टरनेट पैदा करें कि आप दही और दूध को आप कैसे बर्तनों में ला सकते हैं, या उसका देखें, सोचें, तरीका सोचें कि आप किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ये शापर जो है आपने 500 साल के लिए ज़मीन के हवाले कर दिया और वो ज़मीन में ये कहीं नहीं जाता, फिर ये 500 साल आपका मेहमान है, ठीक है। ये ज़्यादा मछली के पेट में जाएगा, मछली आप खाएंगे, ठीक है ना, आप समंदर में फेंकेंगे। तो लोगों से दरख्वास्त ये है कि वो कम से कम ऐसी चीज़ें, डिस्पोजेबल चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें कि जिससे जिनको दोबारा मतलब जो है ना इस्तेमाल करना मुश्किल हो, तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिनको, और आप उसको रिसाइकल करते रहें। आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, अब जब तक उसकी जान ख़त्म नहीं होती आप उसको छोड़ें नहीं। उसकी चीज़ें ऐसी ख़रीदें कि आप उसको 10 दफ़ा इस्तेमाल कर सकें। आप लोग कम से कम कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ख़रीदें जो ज़मीन में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, जो ज़मीन में मिसाल के तौर पे वो नहीं होती हैं। आप मिट्टी के बर्तनों पे शिफ्ट हों, आप इस तरह की चीज़ों पे शिफ्ट हो, प्लास्टिक के बर्तन कम से कम इस्तेमाल करें। आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छे हैं कि आप अगर उन चीज़ों से आप वो करते हैं। और रिसाइकलिंग का, और फिर मैंने जैसे आपको बताया है कि आप जो है ना, ये आप छोटी छोटी मुर्गियाँ 4-5 अगर आपने छत पे रख ली हैं, तो वो आपको, यहाँ तो लोग ये जानवर भी उतार रहे होते हैं छतों से, हम टीवी पे देखते हैं लोगों ने रखे हैं। तो अगर आप मुर्गियाँ रख लें, या अगर आप मुर्गियाँ नहीं रख सकते हैं, आपको मसला है,
तो आप पौधे रख लें, आप अच्छे पौधे जो हैं तो उनके लिए आप खाद साथ साथ बनाते रहें। एक गमला अपना उनके लिए रखें और उसमें आप साथ साथ ये डालते रहें, और इस तरीके से आप अपनी खाद खुद पैदा करें और उनको यूज़ करें। आप लार्वा अपने घर में भी बना सकते हैं, अपनी मुर्गियों के लिए भी, फ़िश के लिए भी। अगर आपके छोटे फ़िश, आपने फैंसी बर्ड्स अगर आपने रखे हैं, उनके लिए लार्वा घर में बना सकते हैं इसी वेस्ट से। यानी ये ना, तो लोग कम से कम जो है ना वेस्ट पैदा करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे साथ हमीदुल्लाह साहब, जिनको कचरे वाला के जो है नाम से बुलाया जाता है। तो सर मैं आपका एक बार फिर मशकूर हूँ रेहान फाउंडेशन की जानिब से, रेहान फाउंडेशन की पूरी टीम की जानिब से। तो नाज़रीन, लास्ट में मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई सवाल हो इस हवाले से, अगर आप सर से करना चाहें, हमसे करना चाहें, तो लाजमी करिएगा। और एक बार फिर मशकूर हूँ सर रेहान अल्लाह वाला का कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया। इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से हर आने वाले हीरो से जो है मुलाकात होती रहती है, उनसे सीखने को मिलता है और अपने मुल्क को बेहतर बनाने का जज्बा मज़ीद बढ़ता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।